नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, डिजाइन ऑफ क्वार्टर जॉइंट। डिजाइन ऑफ क्वार्टर जॉइंट के ऊपर हमेशा थ्योरी एग्जाम में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आज मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाऊंगा वह बार बार पूछा जाता है, सिर्फ इसकी वैल्यू में परिवर्तन किया जाता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और जो भी मैं समझाऊं उसको भी ध्यान से सुनें। इस सब्जेक्ट की मैक्सिमम पीडीएफ नोट्स मैं अपलोड कर चुका हूं एप्लीकेशन के ऊपर, तो आप हमारी एबी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और वहां पर ऑल एग्जाम कैटेगरी में जाएं। डिप्लोमा बीटेक ऑनलाइन क्लासेस में जाएंगे, डिप्लोमा और ई बुक में चले जाएं, वहां पर आपको मिल जाएंगे। अब चलते इसकी डिजाइन को समझते हैं। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है, इसको मैं सबसे पहले पढ़ के सुना देता हूं। लिखा है डिजाइन एंड ड्रॉ, जिसका मतलब है हमें इसकी डिजाइन करना है और वह डायग्राम भी ड्रॉ करना, किसका, क्वार्टर जॉइंट का। आगे लिखा टू सपोर्ट्स आर लोड वेरिंग फ्रॉम, और उस पर जो लोड लग रहा है वह कितना सपोर्ट कर रहा है, 30 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, इतना याद रखें। इन कंप्रेशन, उसको कंप्रेस कर रहा है टू 30 किलो न्यूटन। इन टेंशन, आगे लिखा था मटेरियल यूज्ड इन कार्बन स्टील फॉर विच द फॉलोइंग अलाउबल स्ट्रेस में बी यूज्ड। द लोड इज अप्लाइड स्टैटिकली, जो इस पर लोड अप्लाइड हो रहा है वह अलग अलग हो रहा है। टेंसाइल स्ट्रेस, जो लोड अप्लाई हुआ उसकी का जो पहला स्ट्रेस कौन सा लग रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों की सेम वैल्यू दी है 50 मेगा पास्कल। तो याद रखें टेंसाइल स्ट्रेस को भी लिखना है 50 मेगा पास्कल और कंप्रेसिव स्ट्रेस को भी लिखना है 50 मेगा पास्कल। आगे लिखा है शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस की वैल्यू दी है 35 मेगा पास्कल एंड क्रैशिंग स्ट्रेस की वैल्यू दी है 90 मेगा पास्कल। ये जो वैल्यू दी है उनको सबसे पहले गिवन डाटा के रूप में नोट करना है, जैसा मैं यहाँ पर नोट करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख रहे हैं, उसको ध्यान से समझ लें। हर बार की तरह क्या लिखना है, हमें गिवन लिखना है, जो डाटा दिया उसको यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा सबसे पहले 30 किलो न्यूटन, जो क्या दिया, लोड दिया। लोड अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल से यूज किया गया, किसी में एफ से तो किसी में पी से, किसी में डब्ल्यू से। हम यहाँ पर डब्ल्यू लोड की जगह यूज कर रहे हैं, तो आप याद रखें डब्ल्यू क्या है, लोड है। इक्वल कितना दिया, 30 किलो न्यूटन, और किलो न्यूटन को हमें किस में चेंज करना है, न्यूटन में। तो 30 की जगह 30 लिख दें और मल्टीप्लाई के की जगह 10 की पावर 3 के कर दें, यहाँ पर 1000 डायरेक्ट लिख दें। तो हम यहाँ पर 10 की पावर 3 लिख देते हैं और एक किस में परिवर्तन हो गया, न्यूटन में। इसके बाद कॉमा लगा के फिर नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर स्ट्रेस दिए हुए हैं, तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस लिख सकते हैं। तो हम किससे डिनोट करते हैं स्ट्रेस को, सिग्मा से। तो यहाँ पर सिग्मा लिख देंगे और टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू लिख रहे हैं तो यहाँ पर टी लगा देंगे। इक्वल कितना दिया, 50 मेगा पास्कल। और मेगा पास्कल को हम किस में परिवर्तन करते हैं, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। तो इसको हम क्या करेंगे, जो भी मेगा पास्कल में जब भी वैल्यू जितनी दी है उतनी ही लिख के उसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं कितना, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, क्योंकि इसका परिवर्तन करने पर सेम वैल्यू आती है। तो हमने क्या लिख दिया, 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसके बाद दिया शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को हम किससे, टाउ से डिनोटेट करते हैं। टाउ कुछ इस तरह का बनता है और कितना दी वैल्यू, 35 मेगा पास्कल। इसके बाद इसको भी हम किस में चेंज करेंगे, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। तो हम सीधी वैल्यू 35 की जगह 35 लिख देंगे और परिवर्तन करके रख देंगे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसके अलावा इसमें दिया है क्रशिंग स्ट्रेस। क्रशिंग स्ट्रेस को हम किससे, सिग्मा सी से डिनोटेट करते हैं, ऐसा लिख दिया है। और 90 मेगा पास्कल दिया हुआ है तो 90 मेगा पास्कल लिखेंगे पहले, फिर इसको परिवर्तन करेंगे किसमें, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। तो 90 की जगह 90 रहेगा और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि ये सेम वैल्यू होती है, मेगा पास्कल इक्वल न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये लिखने के बाद हमें डायग्राम भी बनाना है। तो डायग्राम एक ऐसा है, क्योंकि जब क्वेश्चन में लिखा है तो बनाना है, और नहीं लिखा है तो भी बना के आए। यदि आप बना सकते हैं, लास्ट में भी बना सकते हैं, स्टार्टिंग में बनाए। स्टार्टिंग में अगर बना सकते हैं तो बना दें, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलेगा हमें क्या क्या डिजाइन करना है। और लास्ट में बनाना चाहते हैं तो लास्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले डायग्राम देखेंगे। तो मैं डायग्राम यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। तो इसके जो पार्ट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, इसकी डिजाइनिंग करनी पड़ती है, और अलग अलग जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसके आधार पर। तो हमें हर बार एक हेडिंग डालना है जिसकी मैं डिजाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ स्टेप 1 लिखें,
जैसे मैंने पहले लिख दी फेलर ऑफ रॉड इन टेंशन। रॉड कौन सी होती है, यहाँ पर जो लगी हुई है जी, ये रॉड है और डिजाइन उसका डायमीटर क्या होता है, डी होता है। मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होगा, सर्कुलर होगा। कई जगह आप इसका 3D व्यू भी देख सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें 2D डायग्राम एग्जाम में बनाना है, उसी से हमें डिजाइन करना है। तो वहीं पर आप याद करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम रॉड की बात कर रहे हैं। ये जो रॉड लगी हुई, जहां पर मैंने ब्लू कलर का निशान लगा हुआ है, इधर भी लगी हुई, इस पर डब्ल्यू लोड लग रहा है, किस नेचर में, टेंशन नेचर में, मतलब भार की ओर खींचेगा। भार की ओर खींचेगा तो इसमें कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस का हमें फॉर्मूला याद रखना। एक्चुअली पूरा स्ट्रेस का हमें सिर्फ फॉर्मूला ही याद रखना। तो स्ट्रेस इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू लोड अपॉन या फोर्स अपॉन क्या होता है, रजिस्टिंग एरिया। क्या होता है, रजिस्टिंग एरिया, रजिस्टिंग एरिया। ये फॉर्मूला याद रखना है। लोड हमेशा जो वैल्यू दी है क्वेश्चन में वही रहेगी, ये वाली जो 30 इंटू 10 की पावर 3। रजिस्टिंग एरिया हमारा परिवर्तन होगा और हमारा क्या होगा, स्ट्रेस परिवर्तन होगा। जैसे कि यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा टेंसाइल लोड के कारण, तो हम टेंसाइल स्ट्रेस लिखेंगे। रजिस्टिंग एरिया कौन सा होगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर रॉड पे लग रहा है, तो रॉड यहाँ पर दिख रहा है डायमीटर दिया, तो मतलब कैसा होगा, इसका एरिया ऐसे सर्कुलर होगा। तो बना देता हूं यहाँ पर इस तरह का कुछ ऐसा एरिया। एग्जाम में भी बनाना है, एरिया बनाना कंपलसरी है। इसका जो भी डायमेंशन है वो भी दिखाएं, जैसे यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन कितनी दी है, डी डायमीटर दिया हुआ है। अब इसका एरिया हमें पता होना चाहिए, तो कितना होता है इसका एरिया, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है इसका, ए इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर। हमें एग्जाम में डायग्राम एक बार इसको बना देना, जो मैंने सामने एक बार बना दिया है। हर बार दिखाऊंगा मैं डायग्राम, सिर्फ पार्ट्स दिखाने के लिए, किसकी हम डिजाइन कर रहे हैं, इस पर कौन सा लोड लग रहा है, लेकिन आपको एक बार बनाना है। तो चलते सबसे पहले जो हमने हेडिंग डाली, उसकी रॉड के लिए हम डायमीटर डिजाइन कर लेते हैं। तो हमने देखा कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि टेंसाइल फोर्स के कारण कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, टेंसाइल स्ट्रेस। हमें अच्छे से टेंसाइल स्ट्रेस लिख देना है। हम यहाँ सिंबल यूज कर रहे हैं, तो सिग्मा टी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, लोड अपॉन एरिया। लोड हम ब्रैकेट में इसका सिंबल भी लिख सकते हैं, लोड अपॉन रजिस्टिंग एरिया। तो अब रजिस्टिंग एरिया भी पूरा लिखें, रजिस्टिंग एरिया, और सिंबल भी यूज करना है ए। अब यहाँ पर हमें लोड पता है कितनी वैल्यू दी है, और एरिया हमें निकालना है। तो एरिया हमने यहाँ पर निकाला था, आपको अच्छे से यहीं पर निकालना है। यहीं पर मैं निकाल के दिखा देता हूँ एरिया। जो एरिया दिया है, ए इक्वल टू π/4, डी की वैल्यू नहीं दी है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। पाई में 4 के डिवाइड करेंगे, तो जो मैंने कैलकुलेशन करके रखी, यहाँ पर डायरेक्ट मैं वैल्यू लिखते जाऊंगा, 7853, और डी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर ऐसा लिखते हैं। और लोड दिया है तो हम सीधी वैल्यू पुट कर देंगे, कहां पर, यहां पर। कितनी दी है, 30 इंटू 10 की पावर 3। सिग्मा टी टेंशन स्ट्रेस की वैल्यू कितनी दी है, 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो यहाँ पर सिग्मा टी की जगह हम कितना लिख देंगे, 50 लिख देंगे। बटे में जो एरिया हमने निकाला हुआ, कितना निकाला हुआ है, 0.7853 इंटू डी स्क्वायर। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने का तरीका क्या होता है, ये देखो 50 दिख रहा है, ये डी स्क्वायर दिख रहा है। हम चाहेंगे तो 50 को डी स्क्वायर को 50 की जगह लिख सकते हैं, और डी स्क्वायर की जगह 50 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे ही परिवर्तन कर देते हैं, डी स्क्वायर इक्वल टू ऊपर कितना दिया, 30 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 0.7853 इंटू 50। अब हमें कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। इसको याद रखें, 2 स्टेप में कैलकुलेट करना। पहले स्टेप में पूरी ऊपर की वैल्यू जितनी है उतनी लिख दें, कितनी हो जाएगी, 3, मतलब 30 में 10 की पावर 3 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो नीचे की जब वैल्यू एक दूसरे में हमने मल्टीप्लाई किया, तो जो वैल्यू आ रही है वह आ रही 39.265। याद रखें, आप भी इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो जो डी स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर जो इस ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड करेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग कितनी आ रही, 764 आ रही है। अब इधर का हम रूट हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या होगा, पूरा स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, 764। अब हम इसका जब रूट निकालेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारी जो वैल्यू आ रही है लगभग आ रही 27.64। इसको हमें पॉइंट से हटाकर एक कंप्लीट डिजिट लेना है, तो लगभग हम मान लेंगे 20 mm। इसका क्या आ गया,
रॉड का डायमीटर कितना आ गया 20 mm। फर्स्ट हमने क्या किया, इसका डायमीटर डिजाइन कर लिया रॉड का। अब सेकेंड स्टेप में क्या डिजाइन करना है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट की मैंने यहां पर हेडिंग डाल दिया, आप देख सकते हैं रेड कलर में क्या लिखा हुआ है। तो यहां पर स्प्रिगॉट इन टेंशन, मतलब टेंशन जब फोर्स लग रहा है किसके अंडर टेंशन फोर्स लगेगा, कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, टेंशन स्ट्रेस होगा। तो टेंशन स्ट्रेस के अंडर में हम कौन सा स्प्रिगॉट देखो यहां पर लिखा हुआ है, और इसका जो अंदर ये बना हुआ है अंदर दिख रहा है, इसका डायमीटर कितना D2 है, अंदर से बीच में छेद है जो क्वार्टर अंदर से डला हुआ है। तो इसमें जब लोड बाहर की ओर लगेगा तो कौन सा टेंसाइल फेलर होगा एक तो, और जो अंदर डला हुआ है तो इसके कारण एक दूसरे में टच होंगे, रबिंग होगी, तो मतलब एक क्रशिंग स्ट्रेस भी लगेगा। सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेस की बात करेंगे। तो इसका जो एरिया बनेगा कैसा बनेगा वह याद रख ले, उसका फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। कुछ स्टेप है आपको याद करना पड़ेगा, जैसे ये स्टेप जिसमें हम डिजाइन कर रहे हैं वो पूरा सेक्शन याद कर लें इंग्लिश या हिंदी में, और जो मैं डायग्राम बना रहा हूं उसको भी बनाना है हमें इसके एरिया का। तो ऐसा कुछ एरिया बनेगा, क्योंकि डायमीटर दिया तो सर्कुलर तो होगा ही, तो आप पहले सर्कुलर बना लें। और फिर क्या होगा, जो इसके जो यहाँ थिकनेस के रूप में पट्टी दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी दी है, T दी है। तो इसको बीच में ऐसी पट्टी बनाना है इस तरह की, और ये जो बाहर का एरिया है क्योंकि पट्टी के लिए खोखली होगी, क्योंकि उसके अंदर से जो भी जॉइंट क्वार्टर जॉइंट जा रहा है इसको बाहर से हम ऐसा बना देंगे। बाहर का जो डायमीटर दिया है जो अभी मैं बता चुका हूं, ऐसा निशान लगा के यहाँ पर दिखा सकते हैं क्या दिया हुआ है, D2 दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं D2 दिया हुआ है ये वाला, और थिकनेस कितनी दी है, T दी है यहां से यहां तक की इस तरह। अब ये रबिंग होगी तो इसमें ऐसा ऐसा करते हैं, ये पार्ट अलग है, दोनों की हमने क्या की हैचिंग अलग कर दी है। अब हमें किसकी, सबसे पहले बाहर का जो अंडर टेंशन में क्या हो रहा है कि जो बाहर का एरिया है ये अंडर टेंशन में आ रहा है। तो टेंसाइल जो इसमें अंडर टेंशन में जो रेस्टिंग एरिया होगा वह क्या होगा, जो बाहर का एरिया सर्कुलर सेक्शन का, उसमें से अगर हम जो अंदर का एरिया घटा देंगे तो हमारा एग्जैक्ट जो बाहर का एरिया ये वाला ये निकल आएगा। कब, जब बीच में होलो दिया है इसलिए हम क्या करेंगे, बाहर का डायमीटर निकालेंगे और अंदर का घटाएंगे। इसका जो एरिया आ जाएगा जो A=2, या रेस्टिंग एरिया भी लिखना हमें, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा उसको मैं बता देता हूँ, π/4 इंटू D2², याद रखें क्या है D2², बाहर का एरिया। ब्रैकेट में इसको बंद करें, माइनस मुझे क्या करना, इसका एरिया, इसका क्या हो जाएगा, देखो डायमीटर दिया हुआ है मतलब लंबाई के रूप में, और थिकनेस के रूप में T दिया हुआ है, तो D2 इंटू T। बस हमें इसको निकाल के रखना है। इसको निकालने के बाद हम इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे एरिया की, और फिर से वही टेंसाइल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होगा उसमें पुट कर देंगे। तो अंडर किस में कर रहे हैं हम, टेंसाइल में। तो टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला मैं अभी बताया था, फिर नहीं बताया था तो फिर से मैं लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको हो सकता है याद भूल गए हो। तो हम सिंबल यूज करेंगे, पहले ही बताया था क्या करेंगे, सिग्मा T इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड के लिए हम सिंबल यूज कर रहे हैं W अपन क्या हो जाएगा, रेस्टिंग एरिया। अब हमें W की वैल्यू पता है और एरिया हमें निकालना पड़ेगा। W की वैल्यू 30 × 10⁻³ दिया हुआ है, और टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी दी है, 50 मेगापास्कल या 50 Nm/mm²। तो हमें एरिया निकालना, तो हम हर बार की तरह एरिया यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। A इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर मैंने लिख रखा π/4 इंटू D², ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, माइनस क्या लिखेंगे, D2 इंटू T। अब यहाँ पर याद रखें जो T है, इसकी T की स्टैंडर्ड वैल्यू हम एज्यूम करके चलते हैं, तो हम लिखेंगे एज्यूम T इक्वल टू, जो वैल्यू एज्यूम करते हुए होती है D2/4, क्या होती है D2/4। तो इसको एज्यूम करना, आपको लिखना है एज्यूम T इक्वल टू। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो π/4 हम पहले भी वैल्यू बता चुके हैं, अभी कैलकुलेट करके कितनी होती है, 0.7853 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, D² हो जाएगा, माइनस D2 की जगह D2 रहेगा, इंटू T की जगह हम कितना लिख देंगे, D2/4। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं क्या 0.7 क्या हो जाएगा, 0.7853 इंटू D²। ये D2 से D2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, D² हो जाएगा, और D2²। यहाँ पर भी क्या करते हैं, D2 है, भूल गया था मैं, D2, तो D2² बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, किसका कॉमन ले लेंगे, D2² का। तो D2² का जब कॉमन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा,
0.7854 माइनस 1/4 बचेगा। 1/4 का मतलब होता है 0.25। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 बचेगा, तो इसको हम इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.25। हमने डायरेक्ट 0.25 लिख दिया है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा d2 इस मल्टीप्लाई इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही 0.5353। तो ये वैल्यू आ रही है। अब एरिया हमारा ए आ गया, अब हमें इस फॉर्मूले में रखना है, तो इसमें पुट करते हैं और आगे वैल्यू निकाल देते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी 50 दी, तो इसकी जगह सीधा यहाँ पर 50 ऐसा पुट कर दें, इक्वल इसकी वैल्यू कितनी थी 30 इंटू 10⁻³ सीधा रख दें। बस हमें एरिया निकालना पड़ता है हर बार, तो एरिया की वैल्यू यहाँ पर रख दें d2 स्क्वायर इंटू 0.53 और 53। जैसे पिछली बार किया था d2 स्क्वायर को हम 50 की जगह ले जाएंगे, 50 को हम इधर लाएंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर d2 स्क्वायर लिख देंगे और ऊपर क्या कैलकुलेशन कर देंगे 30 हो जाएगा और 3 0 बढ़ जाएंगे, 10⁻³ का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 0.5353 इंटू ये 50 आ जाएगा इधर, तो 50 लिख देंगे। अब हम इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम यहाँ ऊपर की वैल्यू फिर से हम जैसी तैसी लिख देंगे, क्योंकि एक ही बार में आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे 30,000 बटे इसको इसमें हमने जब मल्टीप्लाई किया तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 26.765। ये कुछ वैल्यू आ रही है। अब इसके ऊपर वाली वैल्यू में हमने डिवाइड किया, मतलब 30,000 में हमने इसको डिवाइड किया, तो जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही 1120.86। अब ये d2 स्क्वायर है, तो d2 स्क्वायर को हम क्या करेंगे d2 बना देंगे। इसका जब स्क्वायर हट जाएगा, किसका इसका स्क्वायर हटेगा, तो इधर क्या चला जाएगा रूट का साइन चला जाएगा, ऐसा 1120.86। अब यहां पर क्या करेंगे, जब कैलकुलेटर में जो रूट रहता है वह रूट दबाएंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे और इक्वल कनेक्शन दबाएंगे, तो जो हमारी वैल्यू आ रही है वह आ रही 33.74। ऐसा लगभग कितना मान सकते हैं हम 34 mm। ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी d2 की वैल्यू आ गई। अब यहां पर हमने क्या माना एज्यूम t इक्वल टू d2/4 माना है, तो थिकनेस इक्वल टू हम थिकनेस भी निकालेंगे, नीचे जो भी आपका पेज कैलकुलेशन होगी उसमें निकालते हुए जाएंगे, तो हम क्या लिख देंगे t इक्वल टू d2 कितना 4 है, तो d2 की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 34 निकाल ली, और 4 का डिवाइड कर देंगे तो जो थिकनेस आ जाएगी जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो आ रही है 8.5 mm। कितना आ रही 8.5 mm। तो हमने इस तरह थिकनेस भी डिजाइन कर लिया। अब ये थिकनेस और हमारी क्या निकाली मैंने डायमीटर निकाला, इसको ध्यान से समझें। अब इसी पार्ट्स को जैसे मैंने बताया था कि दो फोर्स लग रहा है, एक टेंसाइल फोर्स है और दूसरा फेरल स्ट्रेस के कारण हो रहा है क्रशिंग स्ट्रेस की। क्रशिंग स्ट्रेस मैंने बताया था जब ये जो अंदर का जो रेक्टेंगुलर पार्ट है होलो है, इसमें दूसरा पार्ट जब इंसर्ट होता है दोनों पार्ट्स एक दूसरे में टकराते हैं तो घिसते हैं, उस घिसने के कारण भी मटेरियल फेल हो सकता है। तो यहाँ पर जो घिसते हैं एक दूसरे में ऐसे टकराते हैं, रबिंग होते हैं, तो वो स्ट्रेस कौन सा जनरेट होता है क्रशिंग स्ट्रेस। तो क्रशिंग स्ट्रेस को डिजाइन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अब डिजाइन करना पड़ेगा किस आधार पर, जो मैं वैल्यू निकाल चुका हूं। यहाँ पर हमने इसका d2 वैल्यू निकाल ली और t निकाल ली है। अब d2 और t के कारण इसका स्ट्रेस देखेंगे कि कितना क्रशिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। वह क्रशिंग स्ट्रेस जो जनरेट होगा, जो वैल्यू आएगी उसको हम किससे इससे कंपेयर कराएंगे, दोनों में कंपेयर कराएंगे। अगर हमारी ये वैल्यू इससे कम आती है जो क्रशिंग स्ट्रेस की हम वैल्यू निकालेंगे तो डिजाइन सेफ होगी। अगर ज्यादा आती है तो हम क्या करेंगे उसको अधिक मानेंगे और फिर से हम क्या करेंगे कि वो डिजाइन सेफ नहीं है तो हम जो हमने क्रशिंग स्ट्रेस का जो यहाँ पर वैल्यू दी है इस आधार पर हम क्या करेंगे फिर से हम जो वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके वो फिर से निकालेंगे। तो चलते हैं देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाला, जैसे मैंने बताया हर एक स्टेप की हेडिंग आपको याद करना, फेलर ऑफ रोड ऑफ क्वार्टर ड्यू टू क्रशिंग, हिंदी में याद कर सकते हैं। तो जो मैंने एरिया बनाया था उस एरिया को आपको हर बार बनाना याद रखें जब आप जिस भी पार्ट्स की डिजाइन कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ एरिया था आपने देखा था। अब हम मेन जो यहाँ पर जिसकी हम डिजाइन कर रहे हैं उसको यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। अभी मैंने ऊपर का हाईलाइट किया था, तो ये वाला पार्ट की हम डिजाइन कर रहे हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं। इसकी कुछ वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जैसे कि इसकी ऊपर की लेंथ देखेंगे तो मैं किसके रूप में निकाल चुका हूँ d2 के रूप में निकाल चुका हूँ, जो अभी इससे पहले डिजाइन किया था कितना था 34 mm। वाह पीछे बैक जाकर भी देख सकते हैं 34 mm।
इसकी थिकनेस निकाली हुई थी टी हमने, उसकी वैल्यू लगभग थी 8.5 mm, ऐसा कुछ निकाला हुआ था। तो यहां पर ये पता है, अब इसका जो एरिया हो जाएगा, जो एरिया हमें हर बार निकालना है कितना हो जाएगा, जैसे हमें बताया था D2 इंटू टी, इसका एरिया हो गया 34 इंटू 8.5। इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है 289 mm स्क्वायर। अब ये एरिया आ गया, हमें किसके आधार पर डिजाइन करना है, क्रशिंग स्ट्रेस। तो क्रशिंग स्ट्रेस को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ध्यान से समझें। क्रशिंग स्ट्रेस को सिग्मा सी से हम डिनोट करते हैं, और क्या हो जाता है, लोड अपॉन रजिस्टिंग एरिया। क्या लिखेंगे हम, रजिस्टिंग एरिया। हम यहाँ सिंबल यूज कर रहे हैं डायरेक्ट। लोड हमने हर बार यूज करते हैं, सेम लोड रहेगा जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन रहे, 30 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन एरिया कितना हो जाएगा 289। इसको जब हम कैलकुलेट किया जो सिग्मा सी को, तो मेरी अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन की जो वैल्यू आ रही है वह आ रही 103.80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब याद रखें कितना हो गया 103.80, जबकि हमने क्वेश्चन में यहाँ पर सी के भी लिख सकते, क्रशिंग स्ट्रेस सी के, इससे याद रहे क्योंकि कई बार हम कंप्रेसिव स्ट्रेस को भी सी के सी कर देते हैं, जिसको हम कैसे और लिख सकते हैं, सिग्मा सी के क्रशिंग स्ट्रेस, ऐसे भी नोटेट कर सकते हैं। तो याद रखें यहाँ पर जी, तो हो गए नोटेट की बात। ये जो वैल्यू आई उस पर ध्यान दें, ये जो वैल्यू आई है इतनी आई, जबकि हमने देखा था सिग्मा सी की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन के अंदर, सिग्मा सी की वैल्यू दी है 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दी। अभी मैंने जस्ट इससे पहले डिस्कशन किया था, नहीं है तो आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो वैल्यू निकाली है यह अधिक है जबकि ये कम है। तो यहां पर जो हम हेडिंग डालते हैं, लिखते जरूर जो हेडिंग में डाल रहा हूं कि यह डिजाइन सेफ नहीं इस क्रशिंग स्ट्रेस पे, क्योंकि जो हमने सेट किया है स्ट्रेस इसके अंदर 90 इतना स्ट्रेस इससे है झेल पाएगा पार्ट, उससे अधिक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी डायमीटर है और थिकनेस है इस स्ट्रेस के आधार पर फिर से कैलकुलेट करेंगे। तो जो लिखना है वो मैं सबसे पहले बता देता हूं। तो ये जो हेडिंग मैंने यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में लिख रखी है, आप किसी एक भाषा में लिख सकते हैं। जैसे लिखा, सिंस द इंड्यूस क्रशिंग स्ट्रेस इज ग्रेटर देन द परमिशन क्रशिंग स्ट्रेस, मतलब जो हमारा स्ट्रेस इंड्यूस हुआ है वह जो मैंने स्ट्रेस सेट कर रखा परमिशन, उस आधार पर, उसके आधार पर क्या है, ज्यादा है, ग्रेटर देन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे लिख देंगे इतने तक दिया है, वी से दैट डिजाइन इज नॉट सेफ, हमारी डिजाइन सेफ नहीं है। तो हम फिर से लिखेंगे, नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ D2 एंड T बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा सी। जो सिग्मा सी की हमारी वैल्यू दी है उसको हम सब्स्टिट्यूट करके इन द अबव एक्सप्रेशन हम क्या निकालेंगे, D2 और T निकालेंगे। आप हिंदी इंग्लिश में किसी भाषा में यहाँ पर लिख सकते हैं, जो मैंने दोनों में लिख सकते हैं। बस इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे की जो स्टेप कर रहे हैं उसको आप याद रखें। तो अब हमारा ये जो एरिया है यह मान्य नहीं होगा, याद रखें, क्योंकि अब फिर से हम T की और D2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फिर से फॉर्मूला यही रहेगा, सिग्मा क्या लिखेंगे हम, सिग्मा सी के इक्वल टू W अपॉन एरिया। सिग्मा सी के की वैल्यू हमने कितना बताया, 90 बताया हुआ जो क्वेश्चन में गिवन है, और जो यहां पर W है वह कितना दिया है 30 इंटू 10 की पावर 3, और एरिया क्या हो जाएगा किसका, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर एरिया D2 इंटू टी। तो हम D2 इंटू डायरेक्ट टी लिख देते हैं, D2 इंटू टी। फिर हर बार की तरह क्या करेंगे, D2 इंटू टी हम बाहर ले जाएंगे, और इधर कितना आ जाएगा 30 इंटू 10 की पावर 3 वटे क्या हो जाएगा 90। अब 90 आ गया। अब यहाँ पर देखें, इसको कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पर भी हमने क्या एज्यूम किया था, हर बार एज्यूम करना है, यहाँ पर लिखना है आपको एज्यूम कितना, T इक्वल टू कितना एज्यूम किया था मैंने, D2 बटे 4। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, D2 इंटू टी की जगह क्या हो जाएगा, D2 अपॉन 4, और इक्वल, इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो जो मेरी कैलकुलेशन का अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है इसकी, वह आ रही है 333.34, ऐसी वैल्यू रख देंगे। इसका इसमें स्क्वायर हो जाएगा तो D2 स्क्वायर हो जाएगा, और जो 4 का डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसा करके आप 3 4 इंटू क्या कर देंगे, इधर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है हमारी, वह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या फिर इधर कैलकुलेट कर देता हूँ जिससे आपको और साफ सुथरा दिखे। तो D2 इक्वल टू, ये जो वैल्यू आ रही है मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वह आ रही है
133, एक बार और 3 0.36, ये वैल्यू आ गई है। अब हमें जो वैल्यू आ गई इसके बाद जो इधर स्क्वायर चढ़ा तो इसको हटा देंगे, इधर रूट चढ़ जाएगा, इसको हटाएंगे 1333 अब इसका कैलकुलेटर के अंदर रूट का साइन होता है तो इसका रूट निकालेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही 36.51। तो इसको लगभग जो बुक के अकॉर्डिंग हमने कितना मान लिया है, लगभग 40 mm की समथिंग मान लेते हैं, जिसपे हम मानते हैं ये डिजाइन सेफ रहेगी। इस तरह D2 क्या आ गया हमारा, इतना आ गया। अब T निकालेंगे तो T इक्वल टू हम जानते हैं थिकनेस कितना दिया हुआ है, D2 हमने अपन 4 माना हुआ है, तो D2 की जगह हम कितना लिखेंगे 40 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। तो इसकी जब कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो T आ रहा हुआ है 10 mm आ रहा है। अब याद रखें ये जो D2 की वैल्यू है यह हम आगे बार बार यूज करेंगे, इस पर सेफ डिजाइन है हमारी, तो 40 का यूज करेंगे और T की जगह 10 mm यूज करेंगे। तो इस वैल्यू को हमें याद रखना आगे की डिजाइन के लिए। तो आगे का स्टेप चलते हैं हम। तो नेक्स्ट हमने हेडिंग डाल दी। अब स्पिगॉट को किसके अंडर में हम डिजाइन कर रहे हैं, शियर स्ट्रेस के। शियर स्ट्रेस हम जानते हैं कि ये जो भार है इसके इधर की फोर्स लगेगा, अब ये अंदर डल गया तो अब ये अलग की ओर अलग और खींचेगा, तो दोनों इस तरह एकदम खींचेंगे तो उसके अंदर कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स के कारण शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस का हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो स्पिगॉट जो बना हुआ है इसका क्या डायमीटर D2, और जो जिस तरह अंडर इसमें खींचेगा ये वाला सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन होगा इसमें जो फेल होने के चांस रहते हैं, तो इसका जो थिकनेस कितनी है, ये है। अब ये थिकनेस है तो हम देख रहे हैं कि इधर का भी एरिया है इधर का भी एरिया है, दोनों तरफ खींचेगा तो ये कैसा हो जाएगा, डबल शियर स्ट्रेस हो जाएगा। तो डबल शियर स्ट्रेस के कारण क्या करेंगे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बकाया थ्योरी मैंने ऊपर लिख दी है। अब इसका जो एरिया बनता है उसको आपको याद रखना है, यहाँ पर समझ में आए ना आए लेकिन आपको डायग्राम बना के आना, जैसे मैं बना रहा हूँ उसको याद भी रखना है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ डायग्राम बनाना है आपको, जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये कुछ है बाहर का एरिया, और इसको मुझे क्या करना है, हैचिंग भी करके दिखाना कि ये वाला एरिया जो मेरा फेल हो रहा है इसको हमें डिजाइन करना है। इसका जो डायमीटर जो मैंने अभी निशान लगाया था, तो ये जो डायमीटर है ये थिकनेस है, तो यहाँ पर इसका हम डायमीटर दिखा देते हैं, D2 है। ऐसा डायग्राम आपको बनाना भी इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, वीडियो की टाइम जरूर बड़ा हो रहा है और होगा ही क्योंकि डिजाइन ऐसी है। अब इसका जो एरिया निकालेंगे तो रजिस्टिंग एरिया लिखना है आपको, क्या लिखना है, रजिस्टिंग एरिया। तो एज का जो रजिस्टिंग एरिया होगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट सिंबल यूज कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा A इंटू D2, मतलब विड्थ इंटू जो भी इसकी लंबाई होगी, और इसके में डबल शियर है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एरिया हो गया। इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू ए हो जाएगा, और हमने D2 अभी ऊपर निकाला हुआ है क्वेश्चन में, आप बैक करके भी देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 का ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो वैल्यू निकलेगी एरिया की वो हो जाएगा 80 इंटू ए, ये आ गई हमारा एरिया आ गया। हमें यहाँ से ए को कैलकुलेट करना है, इसको ए को कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी मैं बता देता हूँ। तो कौन से स्ट्रेस के अंडर में कर रहा है, शियर स्ट्रेस, जैसा लिखा हुआ है। तो शियर स्ट्रेस को हम शियर स्ट्रेस हर बार, मतलब जैसा मैंने लिखा टेंसाइल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस जो भी है लिखना जरूर है। यहाँ पर मैंने लिख दिया, नहीं मैक्सिमम मैं क्या सिंबल यूज कर रहा हूँ, सिंबल आपको भी यूज करना है, लेकिन आप लिख के जरूर आए जिससे आपको पता चले चेक करने वाले को ये सिंबल किसके लिए यूज किया है। हम जानते क्या होता है, लोड अपॉन रजिस्टिंग एरिया। अब लोड जो बार बार यूज कर रहा है उसी को यूज करेंगे। शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू कितनी दी थी 35, आप चेक कर सकते हैं गिवन डाटा के अंदर, और W इक्वल टू कितना दिया था हमारा 30 इंटू 10 की पावर 3 बटे में एरिया कौन सा हो जाएगा जो हमने दिया नीचे यहाँ पर निकाला, कितना हो जाएगा 80 इंटू ए हो जाएगा। अब ए की वैल्यू निकालना तो ए को हम कहाँ ले जाएंगे, 35 की जगह ले जाएंगे, ऊपर की कितनी हो जाएगी 3 जीरो और 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई है 80 आएगा, और इंटू ए की जगह कितना आएगा 35 हो जाएगा, क्योंकि ए को हमने 35 की जगह ले लिया। अब जो मैंने कैलकुलेशन की वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऊपर को ऑलरेडी कैलकुलेट करके लिख चुका हूँ तो सेम लिख दें आप। नीचे क्या इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरी वैल्यू आ रही है 2800 आ रही है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू निकाल रहा है, नीचे वाली वैल्यू का ऊपर में डिवाइड कर रहा है, ये वैल्यू आ रही लगभग मेरी 10.71, लगभग ऐसा बोल सकते हैं जो वैल्यू हो जाएगी 11 m। ये हमने एरिया निकाल दी है, जो डिस्टेंस अभी दिखाई थी डायग्राम में वह निकल चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो नेक्स्ट
फिफ्थ स्टेप है जिसमें हम क्या स्पीगॉट कॉलर को डिजाइन करेंगे अंडर क्रशिंग। क्रशिंग क्यों हुई कि बस यही समझाने के लिए हम हरवा डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर स्पीगॉट कॉलर कौन सी है, ए वाली, याद रखें ए वाली है स्पीगॉट कॉलर, ए स्पीगॉट कॉलर। इसका डायमीटर जो भारी कितना दिया D3 दिया हुआ है, जबकि ये कसी किस पे, तो स्पीगॉट पे कसी, जबकि स्पीगॉट का अंदर का डायमीटर कितना है D2 है, इतना याद रखें। अब इस पे क्रशिंग क्यों लग रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी कॉलर है किसी पार्ट्स के ऊपर ऐसी चढ़ी हुई है, ऐसी चढ़ी हुई है, तो जो चढ़ा हुआ पार्ट है जिसके ऊपर चढ़ा हुआ है दोनों के अंदर घिसेंगे एक दूसरे पर, तो मटेरियल रबिंग होगा, मतलब मटेरियल झड़ेगा। तो जब मटेरियल झड़ता है एक दूसरे पार्ट में टकरा का, तो वहां पर जो स्ट्रेस जनरेट होता हुआ है क्या बोलते हैं उसको, क्रशिंग स्ट्रेस। तो क्रशिंग स्ट्रेस के अंडर में हम क्या निकालना, हम जैसे हम बता चुका हूँ, एक ही फॉर्मूला बार बार याद होता है, क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस यहाँ पर जो हम देखते हैं कि कौन सा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है किस फोर्स के कारण, तो क्रशिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो हमें पता चला गया क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्रशिंग स्ट्रेस का यूज करेंगे मतलब, और लोड हमेशा वही रहता है जो गिवन रहता है, एरिया हमें हर बार निकालना पड़ता है। इसका जो एरिया होगा, कॉलर लगभग इस तरह की होती है, इस तरह की है, होलो होती है कुछ, और अंदर से कुछ ऐसी होगी जब किसी के ऊपर कसी जाती है, ठीक है। बाहर का जो एरिया है उसको मैं ऐसा बना देता हूं कि सॉलिड सॉलिड जैसा लगे आपका, इसे तभी कसी आएगी, ऐसी कॉलर होती है। अब इसके बाहर का कुछ डायमीटर होगा, तो मैं यहाँ पर ऐसा बना देता हूं, कितना होगा, जो हमने यहाँ पर बताया कितना है D3, तो D3 यहाँ पर लिख दिया मैंने। अंदर का क्या जिस पर कसा है उसका डायमीटर, तो अंदर का जो डायमीटर यहाँ पर मैं बना देता हूं, ये कितना है D2 है। अब इसमें हमें जो कॉलर का डायमीटर निकालना है जिसको हमें डिजाइन करना है, वह उसके आधार पर हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया इसका रेजिस्टिंग एरिया याद रखें, तो एरिया रेजिस्टिंग एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, π/4, सर्कुलर है तो π/4 आता हमेशा, इनटू ब्रैकेट के अंदर जो बाहर का एरिया है, जो जब भी हम होलो पार्ट का एरिया निकालते हैं तो बाहर का एरिया है उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस अंदर का एरिया उसका स्क्वायर, ऐसा कुछ एरिया हो जाएगा। इस एरिया के आधार पर हम क्या करेंगे, इसकी डिजाइन करेंगे, जो हर बार करते हैं स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा के फिर से हम उसी तरह इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, क्रशिंग स्ट्रेस। तो क्रशिंग स्ट्रेस आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट सिंबल भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैं सिंबल भी यूज कर लेता हूं, सी के इक्वल टू वही लोड अपॉन क्या हो जाएगा, रेजिस्टिंग एरिया। लोड जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है और क्रशिंग स्ट्रेस जो गिवन है, क्रशिंग स्ट्रेस जो गिवन है उसकी मैं डायरेक्ट जो मैंने कंसीडर कर लिया था कि इस स्ट्रेस पर हम क्या करेंगे, डिजाइन शेप है 90, और W इक्वल टू कितना दिया, 30 इंटू 10 की पावर 3। एरिया मैंने कैलकुलेट किया हुआ है कितना, ये देख रहा है π/4 इंटू ब्रैकेट के अंदर D3 स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर क्या डिजाइन करना है, ये सब कुछ यहाँ कैलकुलेट करते हुए चलते हैं। 90 की जगह सबसे पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, 90 की जगह 90 रहने दे दें, इसका ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30 और 000 बढ़ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू क्या करेंगे, पाई में 4 का डिवाइड करेंगे, तो जैसे पहले भी कैलकुलेट करते हैं जिसकी वैल्यू आती है 7853 इंटू, अब यहाँ पर देख रहा है D3 स्क्वायर, D3 की वैल्यू नहीं दी है उसको हमें निकालना है, यहाँ पर डिजाइन करना है, और माइनस D2 की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके, कितनी निकाली थी मैंने, 40, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें इसको आगे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम कहा 90 की जगह ले जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगी, D3 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 40 स्क्वायर। 40 स्क्वायर को हम सीधा 1600 कर सकते हैं, ये 40 का हमने क्या किया, सिर्फ स्क्वायर कर दिया है, तो यहाँ वैल्यू रख दी है। यहाँ पर कितनी वैल्यू है, ये ऊपर की दिख रही होगी और नीचे की इतनी दिख रही, तो ऊपर की रख देते हैं। नीचे की वैल्यू में क्या किया मैंने, जो वैल्यू दी है इसको तो रखना ही है, लेकिन जो वैल्यू मैंने एक्सचेंज की है इस वैल्यू को मैं इधर ले गया और इसको वैल्यू को मैं इधर लाया, तो इसकी जगह हम कितना रख देंगे, 90 ला देंगे। अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है, इधर की वैल्यू जैसी की तैसी रहेगी, अभी जब इसका हम यूज करेंगे तो बता देंगे, माइनस कितने हो जाएगा 1600। इसमें हम नीचे वाली वैल्यू को पहले कैलकुलेट कर लेंगे, दो स्टेप में करेंगे, नहीं तो आंसर गलत होने के चांस हो जाते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो इसकी वैल्यू आ रही है वह मैं बता देता हूं सबसे पहले। लंबाई 70.677। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसको अब ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड करेंगे,
तो डिवाइड कर देते हैं। ऐसे आपको स्टेप बाय याद रखना है, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना, नहीं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका डिवाइड किया तो लगभग 424.466 वैल्यू आ रही है। अब यहाँ हमें क्या करना है, D3 निकालना है, स्क्वायर रहेगा। ये जो माइनस वाली वैल्यू है इधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो 424.466 प्लस कितना हो जाएगा 1600, सॉरी 1600 हो जाएगा। कौन सा 1600 है, ये जो वाला 1600 इसको मैं इधर लाया तो ये कैसा हो गया, प्लस वाला हो गया। अब इसको आगे कैलकुलेट कर रहा है, ध्यान से देखते हैं। इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड कर देना, जोड़ देना है। तो D3 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐड होने के बाद जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2024.466। अब हम D3 निकालेंगे तो D3 कर देंगे, इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो 2024.466। अब हम सिर्फ कैलकुलेटर से रूट निकाल देना कि ये लगभग आ रहा हमारा 45 mm। तो यह कितना आ गया 45 mm। तो ये वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी कैसे निकालिए। अब चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब इसी को अंडर किसके अंडर कर रहे हैं, शियर स्ट्रेस के। तो शियर स्ट्रेस अब मैं कई बार बता चुका हूं किस तरह लगता है, हमें सिर्फ पार्ट्स देखना है। जो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, स्पिगॉट कॉलर, इस सारे हेडिंग आपको याद रखना, सारी हेडिंग पर आपको उसी के आंसर कैलकुलेशन करना है। तो स्पिगॉट ये लिखा हुआ है, वो कॉलर यहाँ पर दी है, इसकी थिकनेस कितनी दी है, T1 दी है, तो जो अंदर का इसका डायमीटर कितना है, D2 है। तो शियर फोर्स लग रहा है, एक तो इसको बाहर की ओर खींचेगा और जो थिकनेस है इस पर लगेगा, क्योंकि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होंगे। तो इसका जो एरिया लगभग बनता है वो पहले तो सर्कुलर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका डायमीटर दिया हुआ है, जो मैं बता चुका हूं कितना है, D2 है। इसका जो थिकनेस है बाहर का एरिया देखेंगे तो कुछ इस तरह है, जी वाला जो यहाँ पर T थिकनेस दी है, क्योंकि इसकी क्या दी है, थिकनेस दी है, तो कुछ इस तरह का है। इसकी थिकनेस कितनी दी है, यहाँ पर दिख रहा है T1 दी हुई है। अब दोनों का अगर एरिया देखेंगे, क्योंकि ये जो लेंथ है इसकी कितनी है, D2 है, और जबकि थिकनेस कितनी है, T1 है। तो अंडर शियरिंग की बात कर रहे हैं, तो इसका जो एरिया हो जाएगा, एरिया मैंने बताया हर एक बार आपको नया एरिया निकलता है, क्योंकि उसी की हमें क्या करना है, डिजाइन को सेव करना, तो उसी की कैलकुलेशन करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एरिया फिर से निकालना है। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा, तो D2 इंटू क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D2 इंटू T1। अब इंटू क्या होगा, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, एरिया है, तो क्या हो जाएगा, π/4। क्या लग जाएगा, यहाँ पर पाई लग जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका क्या है, इस सरकमफेरेंस है, सर्कुलर है, तो सर्कुलर में क्या हो जाएगा, इसका सरकमफेरेंस निकलेगा और इसकी थिकनेस का मल्टीप्लाई होगा। तो हमने लोगों ने पढ़ा होगा πr, कुछ ऐसा पढ़ा होगा। तो यहाँ पर डायमीटर ले रहा है, तो मतलब 2πr हो जाएगा। तो 2πr आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या 2πr, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, πd। अब d यहाँ पर क्या है, D2 है, तो g हो गया, मल्टीप्लाई क्या कर दिया इसमें, थिकनेस का कर दिया। तो हमारा एरिया बन गया। मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, पाई पहले लिखना है आपको, फिर D2 लिखना है, फिर थिकनेस T1 लिखना है। अब जो भी वैल्यू है, अगर हम एरिया की यहाँ पर वैल्यू देखें, पाई की जगह पाई आएगा और D2 की जगह, हाँ D2 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो हम D2 की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। सबसे पहले कितनी निकाली थी, 40, वही वैल्यू चलेगी जो सेफ डिजाइन के लिए निकाली थी, इंटू T1। अब यहाँ पर हमें देख के क्या पता चल रहा है कि हम इससे T1 को, थिकनेस को डिजाइन कर सकते हैं। चलते जो शेयरिंग स्ट्रेस है उस आधार पर हम क्या करें, T1 कितना निकल रहा है वह निकाल देते हैं। और समझने के लिए मैंने इसकी PDF प्रोवाइड करा दी, उसमें अच्छे से और मतलब कैसे लिखना है, कैसे जमाना, सब कुछ लिखा हुआ है। ये एरिया को आपको अच्छे से यहीं पर डिजाइन करना है, मतलब साइड पे लिखने का मतलब ये नहीं है कि इसको कहीं भी, जैसे ही मैं कैलकुलेशन करते जा रहा हूँ वैसे ही आपको ये डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम बनाने के बाद एरिया कैलकुलेट करना, फिर लिखना बी नो दैट। अच्छे से लिखते कैसे, एक बार मैं लिख के बता देता हूँ ऊपर से, इसलिए मैं बता रहा हूँ PDF में अच्छे से जमा के सब कुछ लिखा मैंने। बी नो दैट शियर स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, टाउ इक्वल टू क्या होता है, लोड या फिर फोर्स अपॉन रेस्टिंग एरिया। बस हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करना। शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है कितनी दी है, 35। लोड की वैल्यू हम हर बार यूज करते हैं 30 इंटू 10⁻3। नीचे क्या है, एरिया जो मैंने यहां पर निकाला है क्या है, पाई इंटू 40 इंटू T1। अब हम कुछ जैसे हमें T1 निकालना, T1 को हम बाहर ले आएंगे और जो ऊपर की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और 3 जीरो का, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा
बटे में पाई इंटू 40 का, पाई इंटू पाई की जगह पाई लिख दें, 40 की जगह 40 लिख दें, और T1 को मैंने जो रिप्लेस किया हुआ है उसकी जगह कितना आ जाएगा 35। बस हमें अब सिर्फ कैलकुलेशन करना, तो ऊपर की वैल्यू पहले जैसे की तैसी रख दें। फिर क्या करेंगे, हम नीचे की वैल्यू पूरा कैलकुलेट करेंगे, जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी उसको हमें रख लेना। तो जो मैं यहाँ पर जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही 4398.22, बस हमें क्या करना, ये T1 इक्वल टू आया और ऊपर वाली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को भाग देंगे तो T1 की वैल्यू आ जाएगी, जो लगभग कितनी आ रही 7 mm। 7 mm थिकनेस हमने इसकी निकाल ली है। अब नेक्स्ट जो भी पार्ट्स है उसको देखते हैं कि किस फोर्स के अंडर में हम डिजाइन कर रहे हैं। तो अब बात हो रही है सॉकेट की। सॉकेट कौन सा यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, आप सॉकेट लिखा हुआ, ये पार्ट्स है। ये जो पार्ट्स है इसका देख लेंगे, देखो D1 डायमीटर है, कौन सा भारी, यहाँ से आप देख सकते हैं इसका एरो यहाँ तक का, और जो इसका अंदरूनी डायमीटर क्या होगा D2 होगा। अब ये सर्कुलर सेक्शन है, तो कैसे बनेंगे ये मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसकी कट भी है बीच में, तो पूरा मैं दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से देख लें। जैसा डायग्राम हम बना रहे हैं वैसा आपको भी बनाना है, कुछ इस तरह का बनेगा। सर्कुलर है जैसा मैं बता चुका हूँ, अंदर का डायमीटर कुछ बाहर का डायमीटर है। तो बाहर का डायमीटर क्या है पहले मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ। जैसे मैंने बताया क्या है D1 है, तो D1 है। अंदर का डायमीटर क्या है D2 है, जो मैं अभी बता चुका हूँ, निशान लगा चुका हूँ, D2 है। जो यहाँ पर दिखाया था ये D2 है अंदर का, क्योंकि इस पार्ट की हमें डिजाइन करना कौन सी इसकी, तो इसका बाहरी डायमीटर D1 हो गया, अंदर का D2 हो गया। यहाँ पर होल है, यहाँ पर इस तरह का कुछ हम होल टाइप का बना देते हैं, जिसकी थिकनेस कितनी है TA, क्या है TA थिकनेस इसकी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या है TA। अब हमें जो डिजाइन करना कौन सा एरिया डिजाइन करना ए वाला, क्योंकि होलो सेक्शन को तो हमें माइनस करना पड़ेगा जब ये डिजाइन सेफ होगी कि कितना हमें एरिया निकालना। तो जी सॉलिड पार्ट छोड़ के जो होल दिख रहा है ए वाला कंसिडर करेंगे और भारी करेंगे। तो इसका जो रेस्टिंग एरिया बनता है उसको आप ध्यान से नोट कर लें। ये होता है पहले π/4, बाहर का हमें एरिया निकालना है, तो बाहर के एरिया में अंदर से घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा D1 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर। ये तो सर्कुलर सेक्शन दिख रहा है उसका हो गया। अब हमें जो छेद दिख रहा है ये वाला, जो कट दिख रहा है यहाँ से, ये वाला कट, यहाँ पर एक कट दिख रहा है, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, तो पूरे में से इसको भी माइनस कर देंगे। तो इसका जो बन जाएगा y भी हम कैसे निकालेंगे, D1 माइनस D2 इंटू थिकनेस। तो इसका ये रेजिस्टिंग एरिया बनेगा, इसके आधार पर हमें इसको डिजाइन करना है। तो हम फॉर्मूला वही रहता है हर बार, तो मैं इसकी फॉर्मूला वगैरह है जो भी कैलकुलेशन है डायग्राम हटा के फिर से बता देता हूँ। इसकी कैलकुलेशन लेंथी है तो ध्यान से समझते चले, ठीक है। इस एरिया किसकी बात कर रहे हैं, अंडर टेंशन, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा तो सिग्मा T इक्वल टू क्या लिख देंगे, लोड अपॉन एरिया, मतलब जो भी लोड यहाँ पर दिया है लोड अपॉन एरिया। सिग्मा T की वैल्यू जो स्टार्टिंग में हमने देखी थी कितनी दी थी 50, जो गिवन है उसी वैल्यू को लिखना। इसके ऊपर की वैल्यू कितनी 30 इंटू 10 की पावर 3 बटे में जो नीचे कितनी वैल्यू दी एरिया की π/4 इंटू ब्रैकेट के अंदर D1 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर, फिर माइनस है D1 माइनस D2 और इंटू थिकनेस। अब हम एरिया की जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे। तो 50 जगह 50 रहने दें, इक्वल ऊपर का सीधा मल्टीप्लाई करके रख लें बटे। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो उसको ध्यान से देखें, नहीं तो इसको भी कैलकुलेट करके रख लें। तो इसकी जो आ रही है हमारी वैल्यू आ रही 0.7853। सिर्फ हमने क्या किया, इफ 4 का पाई में डिवाइड कर दिया। इसको बड़ा कर लें। अब जो D1 की वैल्यू हमें निकालना है, क्योंकि अभी तक हमने नहीं निकाली है, माइनस D2 की वैल्यू आपको याद हो 40 हमने स्टार्टिंग में बीच में निकाली हुई थी, माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा D1 हो जाएगा माइनस D2 की जगह 40 हो जाएगा। T की वैल्यू शायद हमने अभी इससे पहले निकाली हुई थी, कितनी निकाली थी 10 निकाली थी। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहा हूँ वैसा आप बढ़ते जाए। 50 की जगह यहाँ 50 रख दें इक्वल, ऊपर की वैल्यू जैसी की तैसी रख दें, कितने रख देंगे 3000 बटे नीचे की वैल्यू जैसे मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। इस वैल्यू को हमने क्या किया, इसका जो ब्रैकेट है ओपन कर दिया, तो इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा इसमें भी होगा, तो इसको ध्यान से देख लें क्या हो जाएगा 0.7853 और D1 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 40 का स्क्वायर करेंगे, फिर जो स्क्वायर के बाद जो वैल्यू आएगी उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे।
जो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या जो वैल्यू आ रही है, नहीं तो आप क्या करेंगे, अभी इसे ओपन करके रख लेता हूं मैं, इससे आपकी और कंफ्यूजन दूर हो जाए। 7853 इसका कितना हो जाएगा 1600। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, फिर माइनस लगाएंगे। इधर का भी हम सेम क्या करेंगे, कि 10 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू D1 माइनस 10 का फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा 400। तो कैलकुलेशन जैसे मैंने कैलकुलेशन करके रखी वैसा मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूं। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है इसको एक साइड ले जाएंगे और इसको एक साइड ले जाएंगे। 50 की जगह हम क्या करेंगे, पूरी वैल्यू रख लेंगे और इसको हम इधर ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं 0.7853 और D1 का स्क्वायर है माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 1256.48। फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों हो गए। अब माइनस यहां पर लगा दें, माइनस माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 D1 हो जाएगा। अब यहां पर देख रहे हैं माइनस है, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 400 कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। जो माइनस लगा ये कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो नीचे की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद सही रखने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर की वैल्यू जैसी तैसी रख देंगे, नीचे 50 का डिवाइड हो जाएगा। इस स्टेप को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। अब इसके बाद जो कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, उसमें हमें क्या करना है, एक समीकरण बनाना है। समीकरण कैसे बनेगा उसको ध्यान से देखते जाए। अब क्या किया मैंने, इस वैल्यू को यहां पर जैसे तैसे रख लिया तो, और हम इसका क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे आगे। 0.7853 D1 का स्क्वायर माइनस ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू, इसका हम कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे, -10 D1 रख देते हैं। ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो माइनस में से प्लस घट जाएगा, तो जो भी वैल्यू बचेगी वह जिसका साइन ज्यादा होगा उसका नोट कर लेंगे। तो यहाँ माइनस वाला साइन ज्यादा है तो माइनस वाला साइन लिख लेते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो जो वैल्यू आ रही है वह लगभग जितनी आ रही है मैं बता देता हूं यहाँ पर। तो ये आ रही 856.48 इक्वल, इसमें 50 का डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है कैलकुलेशन के बाद वह आ रही है 600, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कटेगी और इससे कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 600 बचेगा। अब इसके बाद ये देखो, अब इसको हमें इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन बनाने का तरीका मैं बता रहा हूं। 7853 D1 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 10 D1, ये माइनस है इधर ही रहेगा 856.48, इसको हम क्या करेंगे इधर लाएंगे इक्वल के इधर, तो ये माइनस का हो जाएगा 600, इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमें सिर्फ इसका कंप्लीट समीकरण बना दिए ना, 0.7853 D1 का स्क्वायर, D1 स्क्वायर है -10 D1। अब ये माइनस की ये माइनस की दोनों एक दूसरे में जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो आ रही 1456.48 इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, जो बाहर का जो भी वैल्यू है उसको हमें कॉमन ले लेना है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखते जाए। क्या लेना है, कॉमन। कॉमन हम क्या लेंगे 0.7853, अंदर जो वैल्यू बचेगी वह क्या बचेगा, D1 का स्क्वायर बचेगा माइनस इसका डिवाइड। अब क्या होगा, ये जो जिसका कॉमन ले लिया मैंने इसका इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी डिवाइड हो जाएगा। जो यहां पर जो वैल्यू बच रही है वह कितनी बच रही है 12.73 तो क्या बचेगा D1 बचेगा। फिर माइनस इस वाली वैल्यू में भाग दिया मैंने तो कितना बचा 1853.679, ऐसा कुछ बच रहा है इक्वल टू 0। अब ये क्या इसमें डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 में, तो 0 हो जाता है। जो हमारी इक्वेशन बचेगी क्या बचेगी, D1 स्क्वायर -12.73 -1853 इक्वल टू जी, समीकरण बन गया। इसमें क्या होगा, अब इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए या D1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac बटे पूरे का बटे क्या पढ़ा होगा आपने 2a।
अब यहाँ पर ए की वैल्यू देखें तो कितनी है, 1 है। बी की वैल्यू देखें तो कितनी है, -12.73, और सी की वैल्यू देखें तो -1853। ये वैल्यू सारी इसमें पुट कर देते हैं। तो हम जो x इक्वल टू निकाल रहे हैं, या फिर डायरेक्ट हम जो भी वैल्यू निकाल रहे हैं, x इक्वल टू फॉर्मूला में सीधा रखते हैं, माइनस बी, माइनस की जगह माइनस रहेगा, बी माइनस जे इतना है, कितना आ जाएगा 12.73 प्लस माइनस रूट के अंदर सारी वैल्यू रख देंगे, कितना हो जाएगा -12 कितना है 73 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक जगह 1 रख देंगे, सी की वैल्यू कितनी -853 पूरे का रूट चढ़ा है, बटे में कितना है 4a मतलब 2 इंटू ए। अब हमें सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने का तरीका इसका स्क्वायर लगाएंगे। तो जो हमने कैलकुलेट किया उसके अकॉर्डिंग मैं बताता जा रहा हूं। तो ये जो क्या है, देखो ये माइनस है, इसके अंदर भी क्या माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा 12.73 बचेगा प्लस माइनस। अंदर की वैल्यू को आप एक दो स्टेप में कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि इसका स्क्वायर है पूरा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है 162 पॉजिटिव आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के बाद जो कितनी वैल्यू आ रही 7418.716 अपॉन आएगा 2। फिर से एक बार इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देख रहे हैं 12.73 प्लस माइनस, इसको क्या करना है, इसको इसमें जोड़ना है, फिर इसका रूट ले लेना है। तो रूट लेने के बाद, जोड़ने के बाद, रूट लेने के बाद वैल्यू आ रही 87 बटे में क्या होगा 2 होगा। अब इसमें एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो प्लस जब लेने पर तो d1 इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या d1 की वैल्यू निकाला, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे d1 लिखेंगे, याद रखें क्या लिखेंगे d1 लिखेंगे। तो d1 इक्वल टू इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.73 प्लस 87 प्लस वाला साइन ले रहा है, एक बार माइनस वाला लेंगे। तो इसमें से हमने इसको ऐड किया और 2 का डिवाइड किया, तो जो वैल्यू आ रही कितनी आ रही 50 mm, मतलब d1 इक्वल टू कितना आ गया 50 mm। क्यों, क्योंकि हम इसी को कंसीडर करेंगे 50 mm, क्योंकि अब हम माइनस वाला साइन लेंगे तो 12.73 कम है और यहाँ पर 87 ज्यादा है, तो माइनस वैल्यू आएगी। माइनस वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते, माइनस वाली वैल्यू को कंसीडर नहीं करते, इसलिए d1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 mm फाइनल। ये भी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट पार्ट में हम कैलकुलेशन करते हैं सॉकेट कॉलर। सॉकेट कॉलर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हमें डिजाइन करना है। बाहर दिख रहा है इसका जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, इसका डायमीटर कितना है यहाँ पर देख सकते हैं d4 लिखा हुआ है, और अंदर क्या है यहाँ पर इसमें जो फंसा हुआ है यहाँ तक का है, जबकि इसका कितना है d2 है। तो हम इसको पहले डायग्राम बना देते हैं। किस तरह का डायग्राम बनेगा, कुछ एरिया निकालने के लिए इस तरह का बनेगा, और क्या हो जाएगा इसका अंदर हो जाएगा, और अंदर कौन सी एक और जी पट्टी है, तो इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर बना दिखाना पड़ती है कि इस तरह का कुछ होगा, इस तरह का कुछ हो जाएगा। कट रहता है यहाँ पर जो दिख रहा है यहाँ पर, तो उस कट को भी दिखाना पड़ेगा कैसा हो जाएगा कट, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर कट हो जाएगा। और इसकी थिकनेस कितनी है टी दी हुई है, पहले भी हमने कई बार बना चुके, इसकी थिकनेस कितनी है टी है। इसका बाहरी डायमीटर कितना है, इसका यहां से यहां तक d4 है। अंदरूनी डायमीटर कितना है यहाँ से ये वाला, ये कितना है d2 है। अब इसका हम रेस्टिंग एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जो बाहरी डायमीटर करेंगे d4 माइनस कितना हो जाएगा d2 इंटू थिकनेस, क्या हो जाएगी इंटू जो थिकनेस दी है, क्योंकि हम किसके अंडर कर रहे हैं क्रशिंग। क्रशिंग का मतलब होता है ये जो पार्ट्स है, ये वाला जो पार्ट्स है, ये जो पार्ट है, इसका हमें एरिया निकालना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर क्या दूसरा पार्ट इंसर्ट है। जब दोनों पार्ट इंसर्ट है एक दूसरे में, तो ऐसी मटेरियल एक दूसरे से घिस रहे हैं, घिसेंगे किसमें, जिसमें छेद होगा, ठीक है, तो उसका हमें डायमीटर निकालना पड़ता है। तो हमने क्या किया, ये तो खोखला भाग है इसलिए इसका भारा कर दिया कि इतना सब इतना 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 एरिया चाहिए, तो क्या किया बाहर के डायमीटर से अंदर घटा दिया। उसकी थिकनेस चाहिए तो कौन सी है, तो ऑलरेडी थी ऐसे में दी गई। तो ए वाली डिस्टेंस और ए वाली डिस्टेंस इसकी निकालेंगे तो हमारा ए वाला एरिया हो जाएगा। अब इसमें जो भी वैल्यू होंगी, जैसे हम देखेंगे d4 इक्वल टू, तो इसको निकालना पड़ेगा, d4 डिजाइन करना पड़ेगा, d4 की जगह d4 रहेगा, d2 हमने 40 निकाला हुआ था और t की जगह कितना है 10 भी हमने निकाला हुआ था।
बस हमें इससे हम क्या D4 निकालना है तो पर निकाल लेते हैं। वैसे अभी मैं इसकी कैलकुलेशन यहीं पर कर देता हूँ। किसके अंडर में, क्रशिंग स्ट्रेस के अंडर में करना है, तो सी के यहाँ पर लिख देता हूँ। और लोड लोड क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एरिया, रेस्टिंग एरिया हो जाएगा। सी के की वैल्यू हमने 90 के आधार पर की हुई है, और डब्ल्यू कितनी, 30 इंटू 10 की पावर 3 जो एक बार दिया है उसी को यूज करना है। एरिया जो यहाँ पर लिखा है उसको यूज करना है, D4 माइनस 40 और क्या हो जाएगा इंटू 10। अब इसकी कैलकुलेशन करना है यहाँ पर, तो हम जानते हैं 90 को इधर, इस जो पूरी वैल्यू है इसको मैं इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा D4 माइनस 40 हो जाएगा इधर, इक्वल में क्या है इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 000 अपॉन 90 की जगह 90 इधर इधर 90 लिख देता हूं मैं, इंटू 10 की जगह 10 रहेगा। सिर्फ हमने क्या किया, इतनी पूरी वैल्यू को 90 की जगह रिप्लेस कर दिया। अब हम इसकी कैलकुलेशन करना, तो देखो एक जीरो से एक जीरो काट दें, इससे इसको काट दें, बस इसमें हमें डिवाइड करना है, या फिर आप डायरेक्ट पूरा भी डिवाइड कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू लगभग आएगी 3.33 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो D4 अगर हम निकालेंगे तो हम क्या कहोगे, जी माइनस की वैल्यू जी इस तरफ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो इधर की वैल्यू पहले लिखना हमें प्लस 40, और D4 इक्वल टू जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है वो आ रहा है 73.3, इसको हम लगभग कितना बोल सकते हैं 75 mm, जैसा बुक में दिया गया है। तो D4 भी आपको समझ में आया हो कैसे निकालना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या बचा हुआ उसको भी कैलकुलेट करते थे। अब बात करें हम शेयरिंग की और सॉकेट एंड की। ये वाला एंड है, हम देख रहे हैं कि शेयरिंग होगा तो अंदर का हिस्सा लेंगे। अब यहां पर देखा क्या दी, इसकी थिकनेस सीधी हुई है, डायमीटर वगैरह आप जानते हैं, बाहर का डायमीटर कितना दिया है, यहाँ पर D4 दिया है, अंदर का D2 दिया हुआ है। तो इसका जो एरिया बनेगा वह किस तरह का बनेगा मैं बता देता हूं, क्योंकि इसी को हमें एरिया को बार बार बनाना है जिसका भी हम डिजाइन कर रहे हैं, और फॉर्मूले वो कॉमन फॉर्मूले उनको यूज करना है। तो इसका जो इस तरह का कुछ बन जाएगा, यहाँ पर देखेंगे जो अंदर का डायमीटर होगा, बाहर का सॉलिड रहता है, तो इसको मैं ऐसा दिखा देता हूं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका डायमीटर दिखाना है कितना है, D2 है, यहाँ पर ऐसा दिखा दें, और बाहर का डायमीटर कितना है, D4 है। ऐसा ही अच्छी डायग्राम बना के आना साफ सुथरा। इसका जो है थिकनेस कितनी है, सी है, जो मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, ये दी गई है। अब इसका जो एरिया बनेगा ए इक्वल टू कौन सा एरिया, रेजिस्टिंग एरिया, ए इक्वल टू होता है कितना हो जाएगा D4 माइनस D2, क्योंकि हम पहले ये बाहर की निकालना पड़ेगा फिर अंदर की, सॉरी इसका सी का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्या है, याद रखें डबल शियर स्ट्रेस है, क्योंकि इधर का भी पार्ट्स है और इधर का भी पार्ट्स है, और बीच में एक टेंशन फोर्स लग रहा है, मतलब इधर को इधर फोर्स लगेगा और इधर को यहाँ पर फोर्स लगेगा, तो ये डबल शियर हो जाएगा, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस 2 के मल्टीप्लाई के बाद हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जो वैल्यू कुछ दी गई है, हम 75 अभी में D4 का निकाला हुआ तो उसको रख देते हैं। D2 की वैल्यू 40 हम जानते हैं, बार बार यूज कर रहे हैं, ये कितना लिखा 75 इंटू सी इंटू 2। अब हम एरिया अगर कैलकुलेट करेंगे तो जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन आ रही है वह आ रही है 70 इंटू सी। क्या करेंगे, इसमें से 40 को माइनस करेंगे, फिर जो बचेगा उसका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 70 सी आ रहा है। अब इस एरिया का यूज करके हम क्या निकालेंगे, हम जो सी की वैल्यू इसमें निकाल लेंगे। तो हम किसकी शियर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एरिया। टाउ की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन के अंदर, 35 दी है, लोड कितना दिया 30 इंटू 10 की पावर 3 दिया हुआ है, एरिया में यहाँ पर रखेंगे जो निकाला हुआ है 70 इंटू सी। कैलकुलेशन करने का तरीका वही है, सी को हम 35 की जगह ले जाएंगे और ऊपर की कैलकुलेशन करके रख देंगे 000 बटे 70 इंटू 35। सी की जगह कितना लाए 35 लाए हुए हैं। अब सी इक्वल टू फिर करेंगे हम, तो ऊपर की वैल्यू जैसी तैसी लिख दें 30000 नीचे कैलकुलेशन करके जो मेरी वैल्यू आ रही है वह आ रही है 2625 ये वैल्यू आएगी। सी इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड कर देंगे तो आ रही है 12 mm। ये हमारी 12 mm इसकी डायमेंशन आ गई जो मुझे डिजाइन करनी थी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कौन सा पार्ट डिजाइन करना है।
नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम क्वार्टर की। क्वार्टर कौन सा होता है? ये जो लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ क्वार्टर, ये क्वार्टर लगा हुआ है, इसका डायग्राम कुछ है। अभी इधर को लोड लग रहा है, इधर को टेंसाइल बाहर की ओर खींच रहा है, इधर को खींच रहा है। तो इसको खींचने के बाद अगर जी यहाँ पर फिक्स है तो इसका एरिया कुछ इस तरह शियर होगा। शियर होगा मतलब शियर स्ट्रेस लगेगा, यहाँ पर शियर लोड लगेगा। तो हमारा ए वाला एरिया डिजाइन करना पड़ेगा, हमें ए वाला एरिया डिजाइन करना पड़ेगा। तो इस तरह का अगर इसको इस पार्ट्स को निकालेंगे तो इस तरह का कुछ एरिया निकलेगा। टी इंटू इसकी क्या हो जाएगी, ये वाली क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी, थिकनेस हो जाएगी। तो इसका जो हम एरिया निकालेंगे, रेस्टिंग एरिया निकालेंगे, तो ए इक्वल टू क्या निकलेगा, जो मैंने कैलकुलेट रखी, क्या हो जाएगा, बी इंटू टी ए। अब शियर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, इधर की भी एरिया की बात होगी, इधर की, तो ये क्या हो जाएगा, डबल शियर स्ट्रेस। तो मल्टीप्लाई हम कितने कर देंगे, 2 का कर देंगे। 2 का करेंगे, एरिया की जो वैल्यू निकालेंगे तो बी इंटू क्या है, टी है। बी की जगह बी रहेगा, इंटू टी हम निकाल चुके, कितनी है, 10 इंटू 2 हो जाएगा। अगर इसको हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू बी हो जाएगा, 20 इंटू बी। अब हमें यहाँ पर बी को कैलकुलेट करना तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इसका किसके अंडर में करा, शियर स्ट्रेस के। तो टाउ इक्वल टू हम डिनोटेट करते हैं, और डब्ल्यू बटे क्या हो जाएगा, ए रेस्टिंग एरिया। टाउ इसके 35 जो गिवन डाटा है, ऊपर की कितनी है, 30 इंटू 10 की पावर 3। नीचे एरिया क्या दिया हुआ है यहाँ पर, जो मैंने निकाला हुआ है, 20 इंटू बी। बस हमें बी को रिप्लेस कर देना है, यहाँ पर बी हो जाएगा, और 30 की इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, बटे में 20 हो जाएगा, इंटू हम कितना लाएंगे, 35 इधर आ जाएगा, बी की जगह कितना आ गया, 35 हो जाएगा। इधर आप कैलकुलेट कर देंगे, बी इक्वल टू 30,000 बटे 35 का 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो आ रही है 700। कितनी आ रही है, 700। बस हमें इसको कैलकुलेट कर लेना है, ऊपर की वैल्यू में 700 का डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 43 mm। तो इस तरह क्या होगा, ये बी हमारा निकल आएगा। अब चलते हैं, कुछ अगर स्टेप और भी है तो उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ 11 नंबर की 12 नंबर के स्टेप है जो मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट करके रख दिए। टेक लेंथ ऑफ द क्वार्टर की जो लेंथ है कितनी लेना, 4 इंटू डी लेना है। डी की स्टार्टिंग में हमने जो डायमीटर निकाला हुआ था 28 निकाला था, आपको याद हो तो सीधा 4 में डी का वैल्यू रख के 112 mm निकाल देंगे। इस तरह डायमेंशन ई की वैल्यू निकालना है, इस टेकन है 12.2 इंटू डी। डी को हम 28 लेके रख देंगे। अब ये ई और क्वार्टर लेंथ क्या होती है मैं बता देता हूँ डायग्राम से। तो यहाँ पर आप ए ई देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ए बना हुआ है। तो ए जो ई है इसको मैंने यहाँ पर डिजाइन कर लिया है, और क्वार्टर की जो लेंथ है कितनी लेना, 4 इंटू डी लेना। ये क्वार्टर बना हुआ है, इसकी लेंथ कितनी लेना, जो भी हमारी रॉड है इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग इसकी 4 गुना लेना। तो ये कैलकुलेशन है। तो उम्मीद है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बड़ा था, लेकिन एक न्यूमेरिकल आप अच्छे समझने के बाद सारे न्यूमेरिकल इसी तरह करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।